अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अब केमिस्ट्री का डिस्कशन है और ये चैप्टर नंबर 2 है और इसकी डिस्कशन है। आप लोग ने टेस्ट दिया है और जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए उसको भी पता होगा, और जिन्होंने नहीं लिए तो है आप लोग अभी भी सीखने की ही प्रोसेस से गुजर रहे हैं। सो ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। सो आप लोग ट्राई करें कि चीजें मैनेज कर ले। हमने आप लोगों के लिए टेस्ट इतने वो किए हैं, मतलब इतने लेंथी प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को आप लोग कंटिन्यू कर ले। सो ये आयजा को मैसेज कर ले कि अपना माइक ऑन कर ले, फिर ऑफ कर ले, इस तरह मेरी वॉइस उसको पहुंचेगी। एमन आप मैसेज कर ले उसको। हाँ उसको ठीक हो गया, चलो सही, आयजा का वॉइस ठीक हो गया। तो चलो स्टूडेंट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जो एमसीक्यूज आज टेस्ट में आए हैं। Which of the following spectrum is called atomic spectrum? कौन से स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं? इसमें से जो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। स्टूडेंट लिख लिया अपने साथ कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो आप लोग लाइन इमिशन के कैसे होते हैं और लाइन एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं? जब आप किसी सॉल्यूशन के ऊपर लाइट पास करते हैं तो जो उसमें ऑब्जर्व होंगे, देख ली स्टूडेंट, ये एक सॉल्यूशन है मेरे साथ एक बर्तन में, तो इसके ऊपर मैंने यहां से लाइट पास किया, तो यहाँ लेट सपोज ये उसके सारे लाइट के वेवलेंथ है। क्या है? लाइट के वेवलेंथ है। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये सारे लाइट इस तरह वापस आएंगे ना जो एब्जर्व नहीं हुए हैं, और जो एब्जर्व हो गए हैं वो इस तरह यहाँ ब्लैक कलर में शो होंगे। किस तरह? वो ब्लैक, वो उसका वो का ब्लैक वो स्पॉट्स हो गए, जो ऑब्जर्व हो गए वो ब्लैक स्पॉट शो करेगा, तो इसको कहते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको? लाइन एब्जॉर्प्शन। तो जो सॉल्यूशन में से पास होगा, नहीं पास होते, उसको हम लाइन एब्जॉर्प्शन कहेंगे। लाइन एब्जॉर्प्शन अपने साथ लिख ले। पहले पॉइंट ये लिख ले कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं उसको? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्टूडेंट अपने साथ चीजें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख ले। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई हो तो फाइन है, आगे हम और भी चीजें लिखेंगे इसके साथ। तो चलो, तो लाइन स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स है, एक को कहते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, एक को कहते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो लाइन इमिशन कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन तो हमने पढ़ा ना कि जब लाइट पास होते हैं सॉल्यूशन पे तो इसके कुछ एब्जॉर्ब होते हैं। सो बाकी जो लाइट पास होते हैं सारे लाइट पास होते हैं, जो एब्जॉर्ब हो गए उसकी जगह डार्कनेस होती है। सो इसका मतलब ये है कि वाइट जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें जो डार्क लाइन होते हैं उसका मतलब है कि ये लाइन एब्जॉर्ब हो गए हैं। लाइन एब्जॉर्प्शन में इस तरह होता है। सो लाइन एब्जॉर्प्शन में जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं तो वो नीचे लेवल से ऊपर लेवल, जो लेवल होता है वहां चले जाते हैं। लाइन एब्जॉर्प्शन में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, लाइन एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं स्पेक्ट्रम। ओके स्टूडेंट, लाइट इमिशन कैसे होते हैं? लाइट इमिशन के लिए यहां मैं लिखता हूं आप लोगों के साथ। ये लेट सपोज न्यूक्लियस है, ये उसके एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां से ये लाइट आ गई उसके पास, लेकिन उसने एब्जॉर्ब किया तो ये ऊपर चला गया, ये शेल से यहां तक आ गया, यहां तक आ गया इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लाइट तो पास हो गई, कुछ ना कुछ लो लेवल से इसका वेवलेंथ बड़ा होकर उस तरह पास हुआ। तो चलो स्टूडेंट, ये तो हो गया। अब ये है कि
ये इलेक्ट्रॉन यहां से बैक वापस आता है। इसको मैं किसी और रंग के साथ आप लोगों को शो करूंगा। चलो जी, ये इससे वापस बैक आएगा, तो जब ये बैक आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ एनर्जी रिलीज करेगा तो इसको लाइन इमिशन कहते हैं। लाइन इमिशन किस तरह होता है? जब ऊपर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो पहले गया हो, न्यूट्रल एटम में नहीं होता, जो पहले एक्साइटेड स्टेट में गया हो, वो फिर डी एक्साइटेड होके एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। सो इसको लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा हम कहते हैं, या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसका जो ये लाइट पास होता है, इसके लिए कभी कभी हम लिखते हैं ना कि ये स्पेक्ट्रा जो होता है वो डार्क होता है, लेकिन जो व्हाइट कलर आते हैं वो ये शो करते हैं कि इसमें हमारे साथ लाइन इमिशन हो गया है। अपने साथ ये चीजें नोट कर लिए, एमसीक्यूज के साथ रिलेटेड चीजें। सो ऑप्शन जो है आप लोगों के साथ D1 करेक्ट है। चलो स्टूडेंट, हम जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पोटाशियम इम्पार्ट्स विच कलर टू बॉन्सन फ्लेम? अच्छा जी, पोटाशियम कौन सा कलर देता है, पता है आप लोगों को? जी बताएं मुझे। पोटाशियम जो है वो हमारे साथ वायलेट कलर देता है। मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, कौन सा कलर देते हैं बताए? शाबाश, ये आप लोग बता दें मुझे एमसीक्यूज। वायलेट, गुड। सो सही है। रेड कौन देता है, ये बताओ मुझे। शाबाश, ये बताओ मुझे कि रेड कौन दे रहा है, येलो कौन दे रहा है? शाबाश, ये भी मुझे बताओ, अगर आप लोग बता सकते हैं बताओ मुझे, शाबाश। चलो जी, आप लोगों के असाइनमेंट हो गया। मैं बताने वाला था, अगर आपने ऑप्शन नहीं बताया होता तो मैं बताने वाला था। तो चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। In which of the following series the energy emitted by electron is in ultraviolet range? शुरू हो गया। तो चलो, in which of the following series the energy emitted by electron is in ultraviolet series region? So ये लाइमन सीरीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपके बुक में मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ जाए तो इसके दौरान ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, सो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा। तो स्टूडेंट, क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कि जो दूसरे हैं बाल्मर सीरीज में कहां पर होगी? अपने साथ लेके लिए, आपके बुक में भी लिखी हुई है। तो ये विजिबल रीजन में एनर्जी लॉस होगा, विजिबल रीजन में। तो चलो स्टूडेंट, और इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? हायर एनर्जी लेवल से आके सेकेंड एनर्जी में आएगा। N2 जो है वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन N1 जहां इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2 होगा। सो जब हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इस दौरान एनर्जी रिलीज करते हैं, सो वो विजिबल रीजन में होंगे। बाकी पैक्सटन सीरीज में नियर इंफ्रारेड रीजन होते हैं, ब्रैकेट सीरीज में मिड इंफ्रारेड रीजन होते हैं, पिपॉन सीरीज में तो फार इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। ये आपके बुक में लिखी हुई चीजें हैं, वहां पर प्रॉपरली लाइन बाय लाइन इसको लिखे हैं। सो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं उसका रीजन बताऊंगा, सही है? वैसे आप लोग को इश्यू नहीं होगा, वो आपके बुक के लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये है, ये एमसीक्यूज इस तरह कभी कभी पूछते जिस तरह मैंने आप लोगों को दिया है। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज। Which of the following is the defect of Bohr model? So Bohr model के मतलब कौन कौन सी चीज ये थे जो वो डिफेक्ट थे उसके, आप लोगों को पता है। पहला नंबर ये था कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया सही तरीके से किस चीज को उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसको, उसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया। किसने? बोहर ने।
दूसरी जो उसकी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक से मतलब एक से ज्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए तो एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, तो उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन में जो हाईली रिजॉल्व्ड होते हैं लाइन होते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरे उसके जो ऑप्शन थी प्रॉब्लम थी, उन्होंने में जीमन इफेक्ट को भी नहीं मतलब वो नहीं किया, स्टडी नहीं किया। पर स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया हाइड्रोजन के लिए। सो इसके लिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज इज, आपसे पूछते हैं ये 1000 हर्ट्ज है स्टूडेंट, 100 हर्ट्ज नहीं है। चलो सी, तो पूछते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द, ये टेस्ट में ये एमसीक्यू ठीक था, मैंने ठीक किया है, मैंने टेस्ट देखा था, तो उसमें 1000 हर्ट्ज था। तो चलो जी इसको हल कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ये एक इक्वेशन है आप लोगों को अगर याद हो तो चलो वेवलेंथ मालूम कर लेंगे, v डिवाइडेड बाई म्यू। वेलोसिटी किसने के बराबर होता है, 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये 1000 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3 क्रॉस 10⁵ और रह जाएगा। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन है। सही है स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज टेस्ट में ठीक था। अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये टेस्ट में सही नहीं है, सही था, टेस्ट में सही था, ये एमसीक्यू सही तरह से लिखी हुई थी। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं कि रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। रेनबो जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है। इस चीज का एग्जांपल है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है उसके एग्जांपल में आते हैं। इसके अलावा लिख ले कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के साथ और जो एग्जांपल है वो सनलाइट जो है वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। कौन सा है, सनलाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो व्हाइट कलर देते हैं, आप लोग देख लीजिए, ये भी जो है हमारे साथ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। आप लोग कंफ्यूज होंगे, कभी कोई सर ब्लू होता है, पला होता है, पला 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 पला, लेकिन अगर आपके लिए एमसीक्यूज आ जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट जो है कौन सा वो होता है, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। सही है, इसमें खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। ये दो एग्जांपल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। कोई मुझे बता सकता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, शाबाश मुझे बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मुझे बताओ। शाबाश 20 है, तो लिख ले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या है 3p6 लिख लूं या कितना लिख लूं बताए मुझे, 6 4s2, तो बताए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। शेल देख ले, ये शेल जो देखिए ये जो वैल्यू है इस पर जाए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू पे तरफ जाते हैं। फॉर द डम्बल शेप ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एल इज, डम्बल शेप कौन सा होता है, पी या पी एक्स है ले ले, या पी वाई ले ले, या पी जेड ले ले। सो इन सब के लिए एल की वैल्यू क्या है, 1। हमने पढ़ा था कल भी टेस्ट में एमसीक्यूज आया था कि एल अगर 0 है तो ये एस ऑर्बिटल होगा, एस वो होगा। अगर ये एल इज इक्वल टू 1 है तो ये पी होगा, अगर एल इज इक्वल टू 2 है ये डी होगा, अगर एल इज इक्वल टू, यहां मैं लिखता हूं एल इज इक्वल टू 3 है तो ये एफ होगा। ये हमने कल भी डिस्कस किया।
चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड एंड द एम शेल जो है, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले अकोमोडेट होंगे। तो पहले यह देखना है कि एम जो है उसका नंबर कितना है। k is equal to 1, L is equal to 2, m is equal to 3। फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। पुट कर ले के मतलब यही है कि फर्स्ट शेल के लिए हम के लफ्ज यूज करते हैं। आप अपना बुक देके उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाए, आप लोगों को यही लगेगा। देखते हैं इस चीजों को। तो के 1 होगा, L 2 होगा, m 3 होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 into 3 होल स्क्वायर, आंसर आता है 2 क्रॉस 9। सो ये बराबर है। तो थैंक यू, आपने आंसर सही बताया था जो कमेंट्स में लेके हैं। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, कार्बन का जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपसे पूछते हैं कि वो क्या है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 is 2, 2 is 2 और 2p2 is the correct। जहां पर भी ये है उसके ऊपर क्लिक कर ले, आपके पास आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद अगर एक दो एमसीक्यूज उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है, सो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज लिखता हूं, आप लोगों ने उसको याद रखना है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद करना है। आसान तरीका है, इसको मैं खत्म कर रहा हूं और आप लोग देख ले। एस एस ये लिख ले, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर ये इसको मैं थोड़ा सा गैप देता हूं, ये आप लोगों ने बहुत आसानी से सीख जाओगे। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डिग्री पब्लिक स्कूल, फिर डिग्री पब्लिक स्कूल। इसको मैं गैप लिखता हूं, गैप में लिखता हूं, आसानी होगी। डिग्री पब्लिक स्कूल, डिग्री पब्लिक स्कूल, फिर लिखता हूं फंडामेंटल डिग्री पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट इसके लिए वैल्यू शुरू कर ले 1 से, पी के लिए वैल्यू शुरू कर ले 2 से, इस डी के लिए वैल्यू शुरू कर ले 3 से, एफ के लिए वैल्यू शुरू कर ले 4 से। फिर देख लेना कि आप लोगों को याद इसकी आती है या नहीं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डिग्री पब्लिक स्कूल, फिर डिग्री पब्लिक स्कूल, फिर फंडामेंटल डिग्री पब्लिक स्कूल। अब मैं इसके लिए वैल्यू शुरू कर रहा हूं, इसके लिए 1 से शुरू कर ले, पी के लिए 2 से शुरू कर ले, डी के लिए 3 से शुरू कर ले, एफ के लिए 4 से शुरू कर ले। अब ये एफ यहां लिखना, अच्छा ओ लिख लिया। चलो जी, एस के लिए 1 ये हो गया और ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसको मैं कवर कलर के साथ वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं कवर कलर के साथ रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ओ ये तो चला गया, चलो मैं दोबारा लिखता हूं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, बेयर पब्लिक पेयर स्कूल, पेयर डिग्री पब्लिक स्कूल, डिग्री पब्लिक स्कूल, पेयर फंडामेंटल डिग्री पब्लिक स्कूल। अच्छा स्टूडेंट, मैं अब मुख्तलिफ तरीके से इसके लिए इसको रंग देता हूँ। चलो इसके लिए 1 इससे शुरू हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गए यहां तक। चलो जी, पी के लिए वैल्यू शुरू करें 2 से, 2p, यहां से 3, यहां से 4, ये 5 हो गया, ये 6। डी के लिए वैल्यू शुरू कर ले 3 से, 3d और ये 4, और एफ के लिए शुरू कर ले 4 से। स्टूडेंट इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, फिर उस पर 2, पी में 6 आते हैं, उसके लिए उसके ऊपर 6 लिया करें। तो जहां P है उसके ऊपर 6, जहां S है वहां 2। D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, P में कितने आते हैं 6, S में कितने आते हैं 2, D में कितने आते हैं 10, P में फिर लिख ले 6, S में 2, F में कितने आते हैं 14, सबको पता है पहले से, D में 10 लिख ले, इसमें फिर 6, फिर 2। स्टूडेंट ये आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग लिखेंगे प्रॉपर्ली।
कभी भी आप लोग इसको नहीं बोलेंगे। शाबाश, मुझे बताए आप लोगों ने इसको लिख लिया? शाबाश, मुझे बताए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, लिखना चाहते हैं तो लिख ले, कुछ करना चाहते हैं कर ले। नंबरिंग कैसी दी है बताया तो ना, इसके लिए 1 से शुरू कर ले, पी के लिए 2 से शुरू कर ले, डी के लिए 3 से शुरू कर ले, और एफ के लिए 4 से शुरू कर ले। जहां एस है पहले नंबर को 1, फिर दूसरे को 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर लिखना कैसा है? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, 2 मरतबा स्कूल स्कूल, फिर 2 मरतबा पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर 2 मरतबा डिग्री पब्लिक स्कूल, डिग्री पब्लिक स्कूल, फिर एक बार फंडामेंटल डिग्री पब्लिक स्कूल। आपके लेवल तक की सारी चीजें हो जाते हैं। बताए स्टूडेंट, अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी नहीं होगी इंशाल्लाह। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। Which of the electronic configuration is not possible according to Horn's rules? Horn's कहते हैं कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद है तो आपने ऐसा करना है कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रखनी है आपने। सही है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रखनी है आपने। तो चलो जी 1:2 2:2 तो ठीक है, इसमें डीजेनरेसी है नहीं। तो सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं? जिसकी एनर्जी सेम होती है। क्या होती है? जिसके सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बताए? डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी सेम है। पी सब शेल में हमारे साथ 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है। लिख ले अपने साथ, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर देयर इन पी सब शेल। सो पी में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डी में कितने हैं? डी में 5 है। और एफ में कितने हैं? उसमें 7 है। और अगर एस का पूछे तो 0 डीजेनरेट ऑर्बिटल है ही नहीं, एक ही ऑर्बिटल है उसमें। दोबारा सुन ले, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होते। पी में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है। नेम बताऊं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। बताए नेक्स्ट। डी में कितने होते हैं? 5। डी एक्स वाई, डी वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और एफ के लिए लेके वो भी 5 है, वो भी 7 है। एफ में 7 आते हैं। चलो जी, आप लोगों के लेवल तक एफ में नहीं पूछेंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि एफ में कितने हैं? 7 सॉरी। डी में पूछ सकते हैं कि डी में कौन कौन से जो है वो आपके साथ डीजेनरेट ऑर्बिटल है। पी में भी पूछ सकते हैं, बाकी में पूछेंगे नहीं आपसे। तो चलो जी, हूर्स रूल कहते हैं कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखनी है तो सब में एक एक रख ले। तो 1:2 2:2 तो ठीक है, ये सेकंड वाला भी ठीक है। 1:2 2:1 तो इनमें तो डीजेनरेट ऑर्बिटल होती नहीं है। बात आ गई तीसरे नंबर पे, 3 इलेक्ट्रॉन है 1:2 2:2 और 2p3। तो 3 को रखने के लिए 3 है ना, तो px में 1 रख ले, py में भी 1 रख ले, और pz में 1 रख ले। तो जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो इस तरह लिखा है। सो ये भी करेक्ट है। तो चलो जी, ये तो यहां तक तो करेक्ट हो गया। अब जो लास्ट ऑप्शन है उसमें उन्होंने क्या किया है बेचारे एमसीक्यूज वालों ने, लिखे हैं कि 1:1 2:2 और 2px2। पहले गलती ये की है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, पहले इसको तो आपने फुल करना है। ये तो एक गलती हो गई, यहां तक तो फेल हो गया। चलो जी, ये भी एक मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक कौन सी कर ली? px में दोनों इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो px में तो नहीं रखेंगे ना, p के साथ y भी होगा, px अकेला नहीं हो सकता। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने रखना है, एक इसमें रखना है, और pz को आपने इस तरह 0 रखने हैं। लेकिन उसने ये पहले भी एक मिस्टेक की है और लास्ट में भी एक मिस्टेक है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, और D1 जो है उसने गलत पुट किया है। बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। मैं इसको रेड लाइन के साथ जाहिर करता हूं कि ये जो है डेंजरस है। चलो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द नंबर अपॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 1:2 2:2 2p3। अगर हम हूर्स रूल को फॉलो कर ले तो पेयर कितने आएंगे? अगर हूर्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो पेयर कितने आएंगे? हकीकत ये कि हमने हूर्स रूल को फॉलो करने हैं। ये 1:1 नहीं है, ये 1:2 है। सही है, टेस्ट में ये एमसीक्यूज ठीक था।
लेकिन यहाँ पर जो है इसमें ठीक नहीं हुई, वहां हमने ठीक की थी। ये सारे एमसीक्यूज दोबारा बार बार हमने देखे थे। तो चलो जी, 1:2, 2:2 to 2p3। अब p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो p में 3 हमारे साथ डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। देख ली स्टूडेंट, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रख ले तो अनपेयर्ड कितने हो गए? 3। पेयर्ड कितने होते हैं? 2। दो दो इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। अच्छा, अब यहां पर पेयर्ड आपने नहीं रखनी है तीनों को, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है। फिर हॉर्न्स रूल गलत होता है। जब हॉर्न रूल आप फॉलो नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं होती तो आप गलत हो जाते हैं। जब आप गलत हो जाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। जब आपके मार्क्स कट जाते हैं तो आप फेल होते हैं। सो आप लोगों ने क्या करनी है? आप लोगों ने हॉर्न्स रूल को फॉलो करनी है। सही है? तो हॉर्न्स रूल को फॉलो करेंगे तो px1 py1 pz1 तो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल ना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 3। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम इज 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d5, 4:2। ये किसका हो सकता है? आप लोगों ने कभी ये मैंगनीज का लफ्ज सुना है? मैंगनीज का, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इस तरह आता है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। ये कौन सा पेन आ गया है? चलो जी, इसको मैं ठीक करता हूँ। 3:2, 3p6, 4:2, 3d5। जब आपके साथ इस तरह सिचुएशन हो गई है तो इसका मतलब है कि ये आपके साथ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। किसकी? मैंगनीज की। किसकी है? मैंगनीज की, जिसके एटॉमिक नंबर 21 होता है। सो मैंगनीज है ना। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d5 और 4:2। तो ये मैंगनीज है, उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि when an atom absorb energy, the line in the spectrum will appear, which are। देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले एमसीक्यूज में आप लोगों को एक बात बता दी कि जब लाइन एब्जॉर्प्शन होता है तो आप सॉल्यूशन पर लाइट पास करते हैं तो इसमें से कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, जो बाकी आप लोगों के पास चले जाते हैं तो उसमें डार्क लाइट होते हैं। क्या होते हैं? डार्क लाइट। तो वो पूरा जो स्पेक्ट्रम आता है वो तो व्हाइट होता है, लेकिन उसमें डार्क लाइट लाइन होते हैं। वो डार्क लाइन शो करते हैं कि इतने एब्जॉर्ब हो गए हैं। क्या हो गए हैं? एब्जॉर्ब हो गए हैं। दोबारा सुने, जब आप किसी सॉल्यूशन पे या एटम पे लाइट पास करते हैं तो आगे जो लाइट आता है वो उसी कलर का है जो बाकी सॉल्यूशन से या एटम से पास होकर जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें क्या होगा? उसमें थोड़े से डार्क डार्क लाइन होंगे। वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कि इसकी जगह जो लाइट थी वो एब्जॉर्ब हो गई है। सो इसका मतलब है कि व्हाइट स्पेक्ट्रम आएगा लेकिन उसमें डार्क लाइन आएंगी। वो डार्क लाइन शो करेगा कि एटम में जो है वो एब्जॉर्प्शन हो गई है। एक चीज, लाइन इमिशन में क्या होगा? लाइन इमिशन में आपके साथ छोटे छोटे लाइन जो है वो नजर आएंगे ब्राइट कलर के, बाकी सब डार्कनेस होगी। सो इसका मतलब ये है कि डार्क बैकग्राउंड होगा लेकिन पूरे के पूरे डार्क बैकग्राउंड में कुछ ही हमारे साथ व्हाइट लाइट होंगे। वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो आपके साथ ये रिप्रेजेंट करेंगे कि बेचारे से एनर्जी लॉस हो गई है। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुके थे वो वापस आ गए। सही है? तो एक बात याद रख ले कि लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम बाद में होती है, पहले लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है। न्यूट्रल एटम में कभी भी लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं होती। न्यूट्रल एटम में कभी भी लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं होती। क्यों?
क्योंकि जो जिस शेल में है वो उसी शेल का है। जब एब्जॉर्प्शन हो जाए तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो अपने वापस अपने स्टेट में आता है। जब वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो चलो जी, आप कहते हैं कि व्हेन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली, द लाइन इन द स्पेक्ट्रम अपीयर व्हिच आर, जो आपके साथ बाकी लाइन स्पेक्ट्रम आया है उसमें जो लाइन आए हैं वो कौन से होंगे? वो डार्कर होंगे स्टूडेंट। क्या होंगे? डार्कर होंगे, डार्क होंगे, ब्लैक होंगे, बाकी सब व्हाइट होगा। जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो डार्क लाइन में होंगे। सो आप लोगों ने लिखना है ऑप्शन नंबर बी। इतनी डिस्कशन हमने कर ली एमसीक्यूज पर, और मेरे मुंह से निकली हुई चीजें अगर आप लोगों ने लिख ली है तो बाय बाय, आप लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली। The number of possible transition from sixth shell, स्टूडेंट कभी कभी पूछते हैं ना कि लेट सपोज इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में है, सिक्स में है, सेवन में है, फोर्थ में है, फला बला 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 कोई भी बता देते हैं, तो आखिर में पूछते हैं कि पॉसिबल ट्रांजिशन कैसे आप मतलब कैलकुलेट करना है ना। तो स्टूडेंट जाते हैं कि पॉसिबल ट्रांजिशन के कोई फार्मूला होगा, या कभी कभी इस तरह एक काम करते हैं स्टूडेंट, वो इस तरह न्यूक्लियस ड्रा करते हैं, फिर एक शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इस तरह बला 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 बनाते हैं। जो करना चाहते हैं कर लेते हैं। फिर कहते हैं इससे इस तरफ आ गया एक, फिर इससे दूसरा, फिर इससे इधर, इस तरह कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। हम आपको सिंपल सा तरीका बताएंगे, उससे कर ले, कामयाबी आपकी मुकद्दर। तो चलो इसको मैं खत्म करता हूं। किस शेल से पूछते हैं? 6 नंबर शेल से। तो चलो 6 से ट्रांजिशन पूछते हैं ना कि कितने होंगे। तो एक काम कर ले, 6 से नीचे कौन कौन से नंबर है? 5, फिफ्थ है, फोर्थ है, थर्ड है, सेकंड है, 1 है। तो इन सबको ऐड कर ले, आसान तरीका है। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो स्टूडेंट कैलकुलेट कर ले, कितना आएंगे? 15 आएंगे। ये कहीं पर आप लोगों को नहीं मिलेगा ये फॉर्मूले। आसान तरीका है। 6 शेल से पूछ रहे तो इससे नीचे क्या है? फिफ्थ है, फोर्थ है, थर्ड है, 2 है, 1 है। शेल है ना, तो इन सबको ऐड कर ले। कितना आएगा? 15 इसके लिए है। अच्छा, मैं फिफ्थ शेल के लिए लिख रहा हूँ। फिफ्थ शेल से कितने आएंगे? कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? लिख लिया अपने साथ। चलो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 लिख, कितने आ गए? 10। ये तरीका होता है स्टूडेंट, आप लोगों ने लिखना है। कभी कभी पूछते हैं कि द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड शेल, थर्ड से कितने आएंगे? तो थर्ड से लिख ले। थर्ड के लिए कितने आएंगे? देखिए मैं लिखता हूं, 2 प्लस 1, उसके लिए 3 आएंगे। सेकंड से कितने आएंगे? सेकंड के लिए कितने? इसको मैं रिमूव करता हूं। सेकंड के लिए कितने होंगे? अच्छा, सेकंड शेल का पूछ लिया, तो इसके लिए नीचे 1 आता है ना, सो बस 1 ही होगा। पॉसिबल ट्रांजिशन इस तरह होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई तो फिर तो बस तो बात हो, आप लोग गए फिर। आसान तरीका है, शॉर्टकट, इसको याद रखें। अच्छा, कभी कभी पूछते हैं कि द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन फ्रॉम सिक्स्थ शेल, वंस फर्स्ट शेल इज, फर्स्ट शेल से कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो फर्स्ट, ये मैं इधर लिखता हूं, ये फर्स्ट शेल है, इससे कितने पॉसिबल है? 0। फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन नहीं हो सकती, एक्साइटमेंट हो सकता है। लिख ले अपने साथ, फ्रॉम फर्स्ट शेल नो ट्रांजिशन इज पॉसिबल, नो ट्रांजिशन। पता नहीं ये क्या काम नहीं कर रहा है बेचारा। नो ट्रांजिशन इज पॉसिबल, कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज पॉसिबल है, पता है? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन इज पॉसिबल मींस कि फर्स्ट शेल में अगर आप फोटॉन पास करेंगे और इलेक्ट्रॉन वहां एनर्जी गेन करेगा तो वो जाएगा सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। बट ये नहीं होगा कि वो फर्स्ट शेल से नीचे न्यूक्लियस में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो नो ट्रांजिशन इज पॉसिबल फ्रॉम फर्स्ट शेल। बाकी के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया ना। तो चलो, ये था आप लोगों का आज का डिस्कशन। सो केमिस्ट्री का भी हो गया।
चलो जी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कोई। कोई भी सवाल नहीं होगा, ऐसे बताया है। तो चलो जी स्टूडेंट, एंड अप करते हैं, और इन चीजों को अपने साथ नोट कर ले। और बस ये बार बार ये चीजें इंसान के पास नहीं आती, मौका होता है, और उसी मौके पर जिसने लिख लिए, जिसने अटेंड कर ली ये चीजें, वो कामयाब। बाकी जिससे रह गए वो गया, फिर वो भागेगा इन चीजों के पीछे कि मुझे कहीं से मिल जाए। आप लोगों ने ये हासिल किया, आपका दूसरा स्टेप होगा, अच्छा मुझे ये तो समझ आ गई, इसके अलावा क्या चीज है जो मुझे नहीं आती। अब यो बंदे इसको मिस करेंगे तो वो पहले ये सोचेंगे कि ये कैसे, हम पहले ये चीजें ढूंढेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे किसी और चीज की तरफ। सो जो चीज आप सीख लेते हैं तो समझे कि एक स्टेप आप आगे चले गए। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। लाफिज, बाय बाय।